जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में खान सर के द्वारा जो बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है तो उसका हम सेकंड टेस्ट सीरीज देखेंगे। पहला टेस्ट सीरीज आप सबको करा दिया गया है, जिसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है और आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। ठीक है, तो देखते हैं आगे, बारी बारी से हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे है सेकंड नंबर क्वेश्चन का, सेकंड नंबर टेस्ट सीरीज का मतलब डिस्कशन कराया जा रहा है। सेकंड नंबर ये है टेस्ट, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर में स्थिर वृद्धि को क्या कहते हैं। कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर में स्थिर वृद्धि को क्या कहते हैं। तो स्थिर वृद्धि को कहते हैं मांग पुष स्फीति कहते हैं। ठीक ना, बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आगे देखते हैं भारत में सकल घरेलू उत्पादन में योगदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। भारत में सकल घरेलू उत्पादन में योगदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। तो इसका सही आंसर बताइएगा। सही आंसर होगा सेवाएं। होगा। आगे है किसी वस्तु की कीमत 6 रुपये से घटकर 4 रुपये हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप मांग की मात्र 10 इकाइयों से बढ़कर 15 इकाइयाँ हो जाती है। तो मूल्य लोच का गुणांक ज्ञात करें। गुणांक पूछ रहा, तो बताइएगा इसका क्या होगा। इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर आएगा 1 से 5। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं यदि उपभोग फलन C=150 + 0.6 और निवेश व्यय 2000 रुपया है तो राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर होगा। क्या होगा बताइएगा। तो इसको सोल्व करिएगा तो इसका आंसर आएगा 5375 रुपया। 5375 रुपया आएगा आंसर। ये आंसर सही है। आगे देखते हैं विजन इंडिया 2047 का क्या अर्थ है। विजन इंडिया @2047 का क्या उद्देश्य है। विजन इंडिया @2047 यह भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकता है। सही है, यह भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकता है। आगे है स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने तक देश को 330 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कर सकता है। ये भी सही है। आगे है 18 से 20 हज़ार अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है। ये भी सही है। भारत को विश्व में नंबर 1 बना सकता है। ये गलत है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है और चौथा गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ABC। हाँ, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए भारत में बेरोजगारी के आंकड़े तैयार करता है कौन तैयार करता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े, तो इसको राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन तैयार करता है। सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं 9 से 15 अगस्त 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। 9 से 15 अगस्त तक जो तिरंगा अभियान चला था उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था बताइएगा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना इसका उद्देश्य था। बी ऑप्शन सही होगा इसका। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय पूछ रहा है, तो ये कहाँ हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ये लखनऊ में है।
अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी के रूप में जाना जाता है किस समिति के सुझाव से लागू किया गया है? जीएसटी किस समिति के सुझाव से लागू किया गया है? तो विजय केलकर समिति के सुझाव से लागू किया गया है। बी ऑप्शन सही होगा। आगे है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलन कहलाता है। सरकार द्वारा पुरानी रुपयों को समाप्त करके नई रुपया जो चलाया जाता है वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है, विमुद्रीकरण। बी ऑप्शन सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला है? 2011 के अनुसार 2011 में जो जनगणना हुआ उसके अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला है? कौन हो जाएगा? तो ये पूर्णिया है सबसे कम साक्षरता दर वाला, और सबसे अधिक में हो जाएगा रोहतास। तो इसका सही आंसर सी है, ये हो जाएगा सबसे अधिक, सर्वाधिक साक्षरता। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल एक प्रमुख भाषा है? कौन देश में तमिल एक प्रमुख भाषा के रूप में है? तो ये सिंगापुर में है। सिंगापुर में तमिल एक प्रमुख भाषा है। आगे, संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था, क्या था? संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था, क्या था? तब विनय पिटक था। नियम का संग्रह जो था उसे विनय पिटक कहा जाता था। अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया था? अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया था? बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पल्लव राजवंश का उल्लेख नहीं किया था। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। मतलब सबसे पहले कौन, मतलब सीरियल बाय सीरियल सजाइए कि दिल्ली पे कौन कब ये किए हैं, शासन किए हैं। तो रजिया का हो जाएगा, रजिया सुल्तान 1236 प्रथम मुस्लिम शासिका। बलबन 1266, बलबन का हो जाएगा 1266। और इल्तुतमिश का हो जाएगा 1211। नसीरुद्दीन का हो जाएगा 1246। सीरियली सजाइएगा कौन आएगा 1246। नसीरुद्दीन 1246। देखिए पहले कौन बाद में कौन आएगा। पहले 3, एक में 3 हो जाएगा, फिर 2 में 1 हो जाएगा, 1 2, फिर 4 आएगा, 3 4। इसका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो ये होगा मंदसौर की संधि हुई थी, मंदसौर की संधि। आगे, किस मुगल शासक ने अपनी डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया है? कौन ऐसा मुगल शासक था जिन्होंने अपनी डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया है? तो कौन किए थे? ये बाबर ने किया, बाबर आंसर सही होगा। गांधी जी का पहला सत्याग्रह बताइएगा। गांधी जी का पहला सत्याग्रह, सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गांधी जी का सबसे बड़ा सत्याग्रह, जो कि पहला सत्याग्रह पूछ रहा है सबसे बड़ा, तो ये हो जाएगा बिहार में। कौन था? चंपारण, 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में कौन शामिल नहीं थे? कैबिनेट मिशन योजना जो कि 1946 में आया था, उसके तहत 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में कौन शामिल नहीं थे? तो पैथिक लॉरेंस थे, AB अलेक्जेंडर भी थे, सर स्टेफोर्ड क्रिस्ट भी थे, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग नहीं था। इसका आंसर ये होगा, ये नहीं था। 22 का आंसर, 22 का देखिएगा।
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिनका कार्यकाल 1916 से 21 है, के शासनकाल में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हुआ था? बताइएगा कौन सा घटना नहीं घटा था। तो इसके लिए आपको सबका मतलब ये ईस्वी मालूम होना चाहिए, कौन सी घटना कब घटित हुई है। तो देखिएगा, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। असहयोग आंदोलन कब हुआ है? तो 1920 में हुआ है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ है? तो सविनय अवज्ञा 1930 में हुआ था। और तृतीय अफगान युद्ध ये 1919 में हुआ है। तो बताइएगा, आप देख के बताइए कि इस टाइम पीरियड के अंदर में कौन सा नहीं आता है। ये जो 16 से 21 है, इस टाइम पीरियड के अंदर में कौन सा नहीं आता है? तो ये वाला नहीं आता है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं हुआ था। आगे देखते हैं। आगे है, वर्ष 1940 में वर्धा के निकट पावनार ग्राम में शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? दूसरे सत्याग्रही पूछ रहा है, तो इसमें दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। और तीसरा पूछेगा तो ब्रह्मदत्त ही होंगे, तीसरा सत्याग्रही थे, थर्ड। आगे देखते हैं, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है, बताइएगा। तो इसका आंसर होगा बी। ये घाघरा नदी है जो गंगा में मिलती है छपरा के निकट, छपरा के निकट। आगे देखते हैं, चौंतीस नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 34 नंबर है, सॉरी ये कितना क्वेश्चन था? 25 के बाद इधर आएगा 26 नंबर। निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा शीर्ष बिंदु फैली हुई है? निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा शीर्ष बिंदु फैली हुई है, बताइएगा। तो ये किसके किसके मध्य है? तो ये हो जाएगा नेपाल और चीन के बीच में, नेपाल और चीन के बीच में। आगे देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता? अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान, जिसे बिपरजॉय के नाम से जानते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो पूर्व मध्य अरब सागर में निर्मित है, जिसके कारण भारत के सर्वाधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र कौन सा है? इससे सर्वाधिक प्रभावित कौन सा तटीय क्षेत्र है? तो गुजरात तटीय क्षेत्र है जो सबसे अधिक प्रभावित है इस चक्रवात से। 28 नंबर है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये किया गया था 30 अप्रैल 1908 को। किसके द्वारा? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे इसके आरोपी। 29 में है, स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? स्वतंत्र भारत, जब से भारत आज़ाद हुआ उसके बाद एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये मनु भाकर बनी है, मनु भाकर बनी है, जिसका संबंध शूटिंग से, एयर पिस्टल से। 30 नंबर क्वेश्चन, भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगती है? भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा पूछ रहा है। पहला स्थलीय सीमा सबसे लंबी किसके साथ लगता है? तो पहला बांग्लादेश के साथ लगता है, और चीन के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा 2 नंबर में चीन के साथ लगता है। आगे है, थायरॉक्सिन संबंधित है। थायरॉक्सिन किससे संबंधित है? थायरॉक्सिन संबंधित है, इसका आंसर होगा, यह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। थायरॉक्सिन पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। आगे है, सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स क्या है?
सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स क्या है बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दही सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स है। 33 नंबर क्वेश्चन है कार टी सेल थेरेपी संबंधित है, किससे संबंधित है? कार टी सेल थेरेपी किससे संबंधित है? तो ये कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है, इसका यूज कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है सरीसृप डायनासोर एक मध्यजीवी या मोसोजोइक महाकल्प में थे। मध्यजीवी महाकल्प में शामिल थे, कौन शामिल थे बताइएगा, कौन शामिल थे बताइए, जल्दी बताइए। 34 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जुरेसिक कल्प भी थे, ट्रायसिक कल्प भी थे और क्रिटेशियस कल्प भी थे। आगे देखते हैं, विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दूसरा नंबर पे हमारा देश भारत जो है, प्यारा भारत, वही दूसरा नंबर पे है गेहूं उत्पादन में। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? पहला में चाइना है, पहला चीन। आगे किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? हर्मिट किंगडम के नाम से किसे जाना जाता है? 36 हर्मिट किंगडम। उत्तरी कोरिया को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। वियतनाम की राजधानी पूछ रहा है, बताइएगा वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई है, हनोई, वियतनाम की राजधानी हनोई। आगे है, कांगला चित्रकला शैली में किस प्रकार की चित्रों का प्रधानता रहती है? कांगला चित्र शैली है, उसमें किस प्रकार के चित्र की प्रधानता रहती है बताइएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, इसमें किसका रहता है? तो पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं का, ये सी आंसर सही होगा। दुनिया के डिजिटल भुगतान में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? दुनिया के डिजिटल भुगतान में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो ये भारत अकेले 48.5% हिस्सेदारी देता है पूरा वर्ल्ड में। ठीक है, ये आंसर सही होगा। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक बताइएगा। तो इसका आंसर होगा नारायण पंडित है, नारायण पंडित। आगे देखिएगा, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी रचना है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी रचना है बताइएगा। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली का रचना है। और सचिन तेंदुलकर का क्या है? तो प्ले इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। इसका बताइएगा, कॉपर जिंक, इसका मिश्रण बताइएगा क्या होगा? CuSnZn का मिश्रण बताइएगा क्या होगा? तो घन धातु होगा, कॉपर निकल जिंक का। निम्नलिखित तत्वों में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक कौन सा है? निम्नलिखित तत्वों में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, क्या है? तो क्या है? क्या है? 43 का बी आंसर सही होगा। आगे देखिएगा, अमिश्रणीय द्रवों का निलंबन जैसे द्रव और ठोस मिश्रण के मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अमिश्रणीय द्रवों या निलंबन जैसे द्रव और ठोस मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर होगा निस्तारण कहते हैं, इसे निस्तारण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो निस्तारण कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में गलत तथ्य है, क्या गलत है? इसमें क्या गलत है? तो इसकी गलनांक निश्चित होती है, गलत है, बाकी सब सही है। इसकी ज्यामिति अनिश्चित होती है, इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। और इसकी ठोस समदैशिक होती है। ठीक है, तो 45 का आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। एल्युमिनियम को तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? क्या मुक्त करता है बताइएगा। ऑप्शन सी होगा H2 हाइड्रोजन।
रक्त द्रव अवस्था में से एक अर्ध ठोस जेली के समान संरचना में किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता, किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाती है? स्कंदन विधि द्वारा, स्कंदन विधि द्वारा। अब कथन और करण से है, जो कि एक दो क्वेश्चन आता ही आता है दरोगा में। अब इस टाइप का क्वेश्चन ही पूछने लगा, बताइएगा। कथन यह है कि सोडियम एक नरम धातु है जो हवा में संपर्क में आने से कुछ सेकंड बाद ही धूमिल हो जाती है। सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण के साथ एस्टर के निर्माण के लिए आवश्यक है। ये भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाता, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कथन ए और करण आर दोनों सही है, किंतु कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। बी आंसर सही होगा, बी आंसर सही होगा। आगे देखिएगा, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम पूछ रहा है, बताइएगा। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम क्या है? तो गणतंत्र मंडप है, गणतंत्र मंडप। आगे है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करने बोल रहा है, तो क्या है? आई से डेट आई राइट ए लेटर, आई से डेट आई राइट ए लेटर। इसका क्या होगा डायरेक्ट स्पीच में बनाइएगा तो इसका हो जाएगा आई से आई राइट ए लेटर, आई से आई राइट ए लेटर। बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, डांसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है? डांसिंग अंपायर कौन जाना जाता है? डांसिंग अंपायर के नाम से डेविड शेफर्ड जाने जाते हैं, डेविड शेफर्ड। सिम का विस्तृत रूप पूछ रहा, फुल फॉर्म से आता है क्वेश्चन। सिम का विस्तृत रूप पूछ रहा, सिम का क्या होगा? सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का विस्तृत रूप होगा। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब 5 जून को पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, विज्ञान दिवस। इसमें पर्यावरण दिवस, पर्यावरण नहीं सॉरी 11 जुलाई जनसंख्या होगा, जनसंख्या होगा, जनसंख्या दिवस। और 5 जून को पर्यावरण होगा, पर्यावरण। ठीक है। आगे देखते हैं, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर ईवर पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसकी है? थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर ईवर किसकी पंक्ति है? बताइएगा। तो ये जॉन किट का पंक्ति है, जॉन किट का, जॉन किट। आगे सुमेलित करने के लिए बोल रहा, 55 नंबर आंसर सुमेलित करना है, बताइएगा। इसको सुमेलित करिए ऑप्शन के अनुसार। बांसिंग भूटिया किस खेल से संबंधित है? वो सबका उपनाम दिया गया है, तो ढींग दास का होगा, हिमा दास का ढींग एक्सप्रेस। बांसिंग भूटिया का हो जाएगा द सिक्किम स्नाइपर। मैरी कॉम का क्या हो जाएगा? मैरी कॉम का होगा मैग्निफिसेंट मैरी। अब एक बच गया संदीप सिंह का, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी होगा, बी। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? बताइएगा। तो बेसबॉल और खो खो में दोनों में 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार को पहले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पुस्तक के लिए उन्हें कब पुरस्कार दिया गया था? ये पूछ रहा है कि दिनकर जी को उर्वशी पुस्तक के लिए उन्हें कब पुरस्कार दिया गया था, बताइएगा।
जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1972 में। 1972 में सही आंसर होगा। 1972 में मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे है भारत के झंडे का निर्माण पिंगली वेंकैया ने किए थे, इनके द्वारा किया गया था। वे किस राज्य से संबंधित है? पिंगली वेंकैया किस राज्य से हैं? तो ये छत्तीसगढ़ से हैं। और क्वेश्चन पूछता है कि भारत के झंडे का निर्माण किनके द्वारा हुआ था, इसमें इनका ये आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया जी ने किए थे। यूरो 2024 फाइनल किसने जीता? यूरो 2024 का फाइनल किसने जीता है? ये जीता है स्पेन। अगला क्वेश्चन है सेफ्टी रेजर का आविष्कार पूछ रहा है। आविष्कार सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था सेफ्टी रेजर जिलेट से सेफ्टी रेजर का आविष्कार कौन थे? तो जिलेट थे। तलवार को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तलवार को रखने वाला, तलवार किस चीज़ में रखते हैं? तो म्यान में तलवार रखा था। हिंदी से क्वेश्चन। किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाले शब्द युग्म हैं? किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाले शब्द युग्म हैं? बताइएगा। हिंदी का है तो किस में है? देखिएगा ये सी हो जाएगा। ये अपोजिट दे दिया है। इस तरनी में सो जाएगा सूर्य और इस तरनी में सो जाएगा ना, इसमें अपोजिट दे दिया। ठीक है, सी आंसर सही होगा। बाकी ये सब सही है। आदि में सारा आदि में अभ्यास, बाकी सभी सही है। अगला है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होगा? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होगा? 63 में इसका समान त्वरण होता है। मनुष्य दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करता है? दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करता है? अभी पूछा था। सेफ्टी रेजर का आविष्कार कौन किया था? तो जिलेट। अब वहीं से फिर दूसरा है उसी टाइप का। मनुष्य दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? बताइएगा। तो ये अवतल दर्पण का उपयोग करता है, अवतल दर्पण। आगे है 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी पर तैरती है तो विस्थापित पानी का भार बताइए। इसका क्या होगा आंसर? 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी पर तैरती है तो विस्थापित पानी का भार क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 200 किलोग्राम होगा। सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन के संबंध में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है बताइएगा। तो इसका डी सही नहीं है। डी क्या कहता है? यह रंगहीन पदार्थ के प्रभाव जीवाश्म में प्रयोग होता है। ये गलत है। बाकी सब सही है। रंगहीन रसायन के मिश्रण को पृथक करने का एक रासायनिक तकनीक, ये भी सही है। ये भी सही है। यह पहली बार 1900 में इटली में जन्मे वैज्ञानिक मिखाइल त्वरेट द्वारा खोजा गया था। बाकी सभी सही है। इसको क्या होगा आंसर? ये क्या क्वेश्चन है? दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण मंदक को प्रदर्शित करता है? बताइएगा। शून्य त्वरण को मंदक को प्रदर्शित करता है 67 का। इसका आंसर हो जाएगा सी। इधर वेग का दिया गया है, इधर समय का दिया गया है। ये बीसी है जो मंदक का। आगे देखिएगा। एक बल्लेबाज टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, जिसमें उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर होगा क्या होगा? बताइएगा। औसत एवरेज से क्वेश्चन है, क्या होगा? तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020 में स्थापित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव यानी कि CAAC का उद्देश्य क्या है?
CAC कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या है बताइएगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है समुद्री सहयोग का विस्तार करना। समुद्री सहयोग का विस्तार करना इसका उद्देश्य है। आगे है मैथ का क्वेश्चन है, देखिएगा। दो रेलगाड़ी, और जूम कर लेते हैं ये। अब देखिए, दो रेलगाड़ी ए और बी समान समय पर चलना प्रारंभ करती है एवं 85 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। दोनों अपोजिट साइड से आ रहा है, इधर से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलते हैं तो पता चलता है कि एक गाड़ी ने दूसरे रेलगाड़ी से 210 किलोमीटर अधिक यात्रा की है। तो ए और बीच की दूरी, दोनों के बीच के डिस्टेंस पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2590 2290 किलोमीटर। सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगला ये मैथ है, अनंत पदों का योग पूछ रहा। इसका भी सॉल्व करिएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 71 का ए होगा इसका आंसर, अगर सॉल्व करिएगा तो। 72 नंबर क्वेश्चन है पॉलिटी से, देखिएगा। लोकसभा 2040 के एक चुनाव में ये भी मैथ है शायद। लोकसभा चुनाव 2024 के एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 6% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। विजेता कुल मतों का 49% मत प्राप्त करके 1300 मतों से जीत गया। तो इस चुनाव में कुल कितने मतदान थे बताइएगा। ये भी मैथ है, हमको लगा लोकसभा वहाँ पे दिया हुआ था तो पॉलिटी का, लेकिन ये भी मैथ है। बताइएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर आएगा 32,500। 32,500 इसका आंसर आएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। पूछ रहा है 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए। जब 2:20 होता है तो दोनों सुइयों का मतलब ये क्या होगा बताइएगा। 12, 6, 3, 9, 2, 20 यहाँ पे बताइएगा। 2:20 में दोनों सुइयों का कोण कितना होगा? दोनों सुई के बीच का कोण मतलब इसका आंसर होगा 50 डिग्री। देख लीजिएगा, इसका आंसर है सी। इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्ट्स जर्नी। ठीक है, कैसा लगा वीडियो बताइएगा। और इस टाइप का वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।